नमस्कार। तो आज का सेशन हमने बेसिकली बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए रखा है, जो कि सारे कोर्सेज़ को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न रहते हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए। और साथ ही साथ मैंने इंटरनेट पे ये तलाशने का प्रयास भी किया था कि क्या बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए या फिर बीएलएड सेकेंड के लिए, थर्ड ईयर के लिए या फिर फोर्थ ईयर के लिए कोई इस तरीके से वीडियो पढ़ा। तो मैंने यहाँ पर देखा कोई भी सिलेबस वाइज यहाँ पर कोई वीडियो नहीं पढ़ा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा भी था कि इससे पहले हमने सारी इन्फॉर्मेशन बीएलएड के बारे में दे दी थी। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि बीएलएड सेकेंड ईयर के मैंने कुछ वीडियो भी डाल दिए हैं। तो अगर आप बीएलएड से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपके लिए बेस्ट चैनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी को सिलेबस को जो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे टॉपिक वाइज, चाहे आप एलयू के हो अर्थात लखनऊ यूनिवर्सिटी के, चाहे आप बरेली यूनिवर्सिटी को हो, चाहे आप दिल्ली के हो या फिर कहीं और के, ठीक है, अगर आप बीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। लेकिन बेसिकली मैं बताऊं कि जो स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे स्पेशली मैंने बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे चुना है। ठीक है, बीएलएड जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने किताबें यहाँ पे चुनी है, जो कि किताब से इशू मैंने अपने कॉलेज से इशू मैंने करवाई थी। इसमें आप देख सकते हैं पहला है समसामयिक भारत और शिक्षा। दूसरी जो किताब आप यहाँ पे पढ़ेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर में वह है भाषा एवं सामाजिक विज्ञान। वहीं तीसरी किताब की मैं बात करूँ तो इसमें समकालीन भारत में शिक्षा अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। साथ ही साथ में शिक्षा के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशंस और शिक्षा की मूल संकल्पना अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशंस। तो ये 5 किताबें आप जो है टोटली पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा 4 पेपर हैं जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे 5 किताबें आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं कि यहाँ पे ना केवल फर्स्ट ईयर के लिए बल्कि यहाँ पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि लखनऊ के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्रमोट नहीं किया जाएगा। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का यहाँ पे पेपर होना तय हो गया है। तो यानी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर दोनों का यहाँ पे पेपर देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात किया जाए तो आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी यहाँ पे बर्डन रहता है कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि पहले किताब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले की चीज़ क्या है, किताब पढ़ेंगे पूरी की पूरी किताब। ठीक है, एक तरीके से। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको किताब में अगर नहीं समझ में आता है तो हमने यहाँ पे खुद से नोट्स बनाए हैं, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पे 2 या 3 घंटे में एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यानी 15 से 16 घंटे में आपकी सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगे। साथ ही साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, जो कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, उसको यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कि मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीएलएड की, या फिर हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ बीएड के स्टूडेंट भी हों। तो मैं बता दूँ कि आप बीएलएड जो होता है वो 12th के बाद होता है, जो बीएड होता है वो एजुकेशन के बाद होता है 2 साल का, और बीएलएड 4 साल का होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि ये टीचिंग लाइन है, दोनों जो है टीचिंग लाइन ही है, तो अपने आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मिलाइए, अगर वहाँ पे आप मैच करता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए सहायक होगी। और अधिकतर यहाँ पे 80 से 90% सिलेबस यहाँ पे मैच करता है, चाहे वो बीएड के हो चाहे और कोई के हो। ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर आप हैं और आपका सिलेबस यहाँ पे मैच करता है तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना यहाँ पे टाइम वेस्ट किए मैं बता दूँ कि आपको 5 किताबें जो है पढ़ाई जाएंगी। तो मैं एक एक करके यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ समकालीन भारत में इतिहास यहाँ पे मैं पढ़ाऊँ, इसके बाद हमारा भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, इसके बाद समसामयिक भारत और शिक्षा यहाँ पे जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 किताबें एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला वीडियो होगा बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। इससे पहले मैं बता दूं कि बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है सिलेबस जो है काफ़ी कुछ कंप्लीट कराया गया है टॉपिक वाइज, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चला गया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्पेशली वीडियो बनाया है। और आपका पेपर भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें प्रारंभ कराई जाएगी। तो पहला जो हमारा जो पेपर होगा वो समकालीन भारत में शिक्षा अर्थात एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका मैं बता दूं कि मैं पढ़ाने का तरीका जो है वो मैं पढ़ता चलो जाऊंगा। ठीक है, जो पढ़ने का वे होगा एक फ्लो में पढ़ूंगा, जहाँ पे मैं ज़रूरी समझूंगा कि हाँ वहाँ पे मुझे समझाना ज़रूरी है तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा भी। और एक तरीके से आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे पढ़ा भी होगा। ठीक है, पढ़ा भी होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आएगा। तो एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ओवरऑल मैं बताऊँ तो एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप एक ओवरफ्लो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और दूसरी चीज़ है कि जब मैं नोट्स में बताऊंगा तो ये क्या है, ये ब्रॉडली यहाँ पे बताया गया है।
अब किताबों में जो है ब्रॉडली को जब वहाँ पे नोट्स में समझने का प्रयास करेंगे तब दोनों चीज़ों को जब यहाँ पे कंपाइलेशन यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें समझ में आने का डेफिनेटली वो समझ में आएगी। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का है, मैं बता दूँ, और ये बीएड प्रथम वर्ष का है और द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये बीएड प्रथम वर्ष का और द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर है और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं समकालीन भारत में समसामयिक भारत और शिक्षा का ये समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। शिक्षा नीति है पहली बात। तो शिक्षा नीति में हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा की परिभाषाओं की विशेषताएं एवं शिक्षा की प्रक्रिया, ये हम शिक्षा की नीति के अंतर्गत देखेंगे। वहीं जो दूसरा हमारा यूनिट होगा उसमें हम भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 1966 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-1966, भारतीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा के उद्देश्य एवं भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव, साथ ही साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 1986 का सार एवं भूमिका समझने का प्रयास करेंगे। वही तीसरी यूनिट में हम शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम समानता के लिए शिक्षा, ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है समानता के लिए शिक्षा, नहीं शिक्षा जो है सभी बच्चों के लिए हमें वहाँ पे हम देखने का प्रावधान करेंगे और साथ ही साथ में समझने का प्रयास करेंगे कि किन अनुच्छेदों के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जो है बालकों को यहाँ पे दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष को अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, भाषा, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, साथ ही साथ में भाषा की प्रकृति, भाषा के विभिन्न रूप एवं भाषा का महत्व, भाषा समस्या, भाषा के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, भाषा और क्षेत्रफल, विशेष निर्देश, पाठ्यक्रम की एकरूपता एवं बस्ते के बोझ की समस्या, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन के माध्यम से, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख सुझाव, साथ ही साथ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा यूनिट 4 में हम देखेंगे विद्यालय, इसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यालय की आवश्यकता और उसका महत्व, विद्यालय के कार्य, नवोदय विद्यालय का सामान्य परिचय, नवोदय विद्यालयों का मूल्यांकन एवं गुण दोष विवेचन, निजी विद्यालय, सरकारी स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ये चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संसाधन एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमापन परिषद एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समितियां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात NIOS और केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात KVS के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वहीं हमारा जो अगला यूनिट होगा वो 5वां यूनिट में हम पंचायती राज एवं नगर पालिका निकाय का समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पंचायती राज और नगर पालिका निकाय को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं 6ठे यूनिट में हम मूल्य संकट तथा आदर्श प्रतिमान को समझने का प्रयास करेंगे, यानी वैल्यू क्राइसिस एंड रोल मॉडल्स। इसमें हम मूल्य शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, मूल्य संकट एवं विद्यार्थी के लिए आदर्श प्रतिमान का समझने का प्रयास करेंगे। 7वां यूनिट हमारा होगा भारतीय संविधान व शिक्षा का अधिकार अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस RTE राइट टू एजुकेशन, भारतीय संविधान की अनुसूची एवं इसका महत्व, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2005 की कमियां। साथ ही साथ में 8वें यूनिट में हम शैक्षिक समावेशन को समझने का प्रयास करेंगे, एजुकेशनल इंक्लूजन, जिसमें हम शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं, शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य एवं शैक्षिक समावेशन की पहचान, शैक्षिक समावेशन के प्रकार, शैक्षिक समावेशन द्वारा विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निराकरण। ठीक है, और 9वां यूनिट में हम देखेंगे भारत सरकार की पहल SSA और RSMA अर्थात इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSA और RSMA, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित मानदंड, सर्व शिक्षा के घटक या योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान के सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की शिक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे, यानी एजुकेशन और माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की परिभाषा, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा, साथ ही साथ में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा के समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट 11 हमारा होगा विकास के लिए संविधान में प्रावधान, अर्थात प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस। 1986 व 1992 अर्थात 1986 व 1992 की नीतियों में अनुसूचित और जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा का प्रावधान किस प्रकार से किया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उसको समझने का प्रयास करेंगे एवं शैक्षिक योजनाओं के बारे में और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला यूनिट हमारा 12th होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गरीबी अर्थात पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिचय हम देंगे, गरीबी के कारण बताएंगे, गरीबी के प्रभाव बताएंगे, भारत में लिंग असमानता, लैंगिक असमानता, सांख्यिकी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वहीं में बेरोजगारी पढ़ेंगे। 13वां जो हमारा चैप्टर होगा एम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी अवधारणा, कारण, प्रकार, सामाजिक आर्थिक प्रभावों, भारत में बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी खत्म करने के संभव समाधान, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के परिणाम, बेरोजगारी की समाप्ति हेतु प्रयास, नई आर्थिक नीति और 3 प्रमुख घटक या नई आर्थिक नीति के तत्व, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र में शिक्षा से अभिप्राय, लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता, लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य, सरकार का स्थानीय राजकीय व्यवस्था, राष्ट्रपति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और भारत का उपराष्ट्रपति किस प्रकार से होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, देश में वरीयता अनुक्रम अर्थात प्रोटोकॉल किस प्रकार से फॉलो की जाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका जो है ओवरऑल सिलेबस था जिसको यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हालांकि जो मैं बताऊँ वो आपके मस्तिष्क में आ जाए। ठीक है, हालांकि अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती डेफिनेटली आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, हो सकता है। और दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद नोट्स बनाऊँगा, इसके बाद यहाँ पे अब इतना बड़ा सिलेबस है तो आप इतने बड़े सिलेबस को कितने कम समय में कैसे कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ठीक है, मैं बता दूँ, क्योंकि पढ़ना इन द सेंस कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी, आवश्यकता इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, ना केवल बीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, बाकी अगर आप टेट देंगे, सुपर टेट देंगे या फिर अन्य एग्ज़ाम में भी अगर आप इसमें देते हैं तो किसी न किसी तरीके से ये शिक्षा है, एक तरीके से आप इसको ग्रहण करेंगे तो डेफिनेटली ये कार्य आएगी। दूसरी बात ये है कि जब आप इसमें पढ़ लेते हैं तो कुछ एट द लास्ट में बात कर रहा हूँ, एट द लास्ट में मैं कुछ टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा जो इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ में उसके कुछ प्रश्न किस प्रकार से उसके उत्तर लिखे जाएँ अपने प्रश्न पत्र में, ठीक है, उत्तर पुस्तिका में, उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एट द लास्ट में वो चीज़ें होंगी तो इसको आपको समझने का प्रयास करना है। आइए देख लेते हैं, अध्याय पहला हमारा है शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा एक गतिशील व्यवस्था है। इसके अर्थ में समय समय पर अत्यंत परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न दार्शनिक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के प्रति अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में शिक्षा शब्द को परिभाषित में बांधना बहुत कठिन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम अर्थात EDUCATUN एजुकेटन शब्द से मानी जाती है। एजुकेटन शब्द के दो अर्थ ई तथा डूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ और डूको का अर्थ है टू लीड फोर्थ और टू स्टेक आउट। अतः एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो आंतरिक को बाहर लाना। ठीक है, ई से अर्थ क्या है आउट ऑफ, डूको का अर्थ क्या है टू लीड और फोर्थ या फिर टू स्टेक आउट बाहर निकालना। ठीक है, यानी अंदर से बाहर निकालना यानी आंतरिक को बाहर लाना। जो आपके अंदर ज्ञान है, जो कौशल छिपा है उसको बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है। कुछ शिक्षाविद एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से भी मानते हैं, जैसे एडुकेयर जिसका अर्थ है प्रपल्शन फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल अर्थात आंतरिक का बाहर की ओर प्रशिक्षण, एडुकेयर। ठीक है, वहीं दूसरे जो विचारधारक हैं वो पढ़ते हैं एडुकेयर जिसका अर्थ है टू एजुकेट अर्थात यह टेक इन इंस्ट्रक्ट, स्कूलिंग, ड्रिल तथा क्रिटाइनेट का समानार्थी है। समानार्थी शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, जैसे शिक्षण टीचिंग, यह शिक्षण छात्र तथा विषय वस्तु के बीच संबंध स्थापित करता है।
यह शैक्षणिक प्रक्रिया अर्थात एजुकेटिव प्रोसेस का संकेत देता है। दूसरा है निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। निर्देश सूचना, ज्ञान या कौशल प्रदान करता है। ट्यूशन क्या होता है, इसमें निर्देश के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। वहीं प्रशिक्षण क्या है, जिसे हम ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, यह व्यवहारिक शिक्षा अर्थात प्रैक्टिकल एजुकेशन है। इसमें कौशल, धैर्य या सुविधा अर्थात फैकल्टी को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है, अर्थात इसमें कार्य करना सीखना अर्थात लर्निंग टू डू जाता है। अनुशासन की बात की जाए यानी डिसिप्लिन की बात की जाए तो इसमें प्रभावी कार्य या सत्य आचरण के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। वहीं सिद्धांत बोधक क्या होता है यानी इंडोक्ट्रिनेशंस क्या होता है, इसमें सिखाने या पढ़ाने पर बल दिया जाता है और इसमें किसी सिद्धांत या विचारधारा या मत का बोध कराया जाता है। अगला हम देख लेते हैं पालन पोषण क्या होता है। ये कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ यहाँ पे जो है आपके शब्द दिए गए हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। पालन पोषण क्या होता है अर्थात ब्रीडिंग जिसे हम जो कहते हैं, तो इसमें जीवन के शिष्टाचारों में प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि इसमें जीवन के शिष्टाचारों में प्रशिक्षण किस प्रकार से आप उसका प्रशिक्षित कर रहे हैं, किस तरीके से उसका स्वभाव होगा, किस तरीके से उसकी जो विकास होगा उसको डेवलप करेंगे आप, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पालन पोषण का अर्थ होता है। संस्कृति क्या होता है जिसे हम कल्चर के नाम से जानते हैं, इसमें शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार तथा अनुभव करने की शैली में इसमें शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार तथा अनुभव करने की शैली के विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार इसमें प्रक्रिया तथा अर्जन दोनों पर बल दिया जाता है। वहीं कार्टर वी वुड कहते हैं, कार्टर वी वुड ने शिक्षा के अर्थ को इन रूपों में व्यक्त किया है। शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं या का समूह है जिनके माध्यम से व्यक्ति उस समाज में जिसमें वह निवास करता है सकारात्मक ढंग के व्यवहारों, योग्यताओं तथा आवृत्तियों को विकसित करता है। दूसरा इनका कथन था कि शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति चयनित तथा नियंत्रित पर्यावरण के अधीन रहते हैं और सामाजिक क्षमता तथा अधिकतम व्यक्तित्व विकास को प्राप्त करते हैं। वहीं तीसरा इन्होंने बताया कि शिक्षा वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक संतति अतीत के संगठित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वहीं जी.आर. हॉब्स तथा एल.एस. हॉब्स ने बताया है कि शिक्षा कोश में शिक्षा के अर्थ को इन रूपों में व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा वह औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा वह औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया है जो मानव प्राणियों की भावनाओं के विकास में सहायता करती है। यानी इससे जो है शिक्षा के माध्यम से मानव का जो भावनाएं हैं वो विकसित होती हैं। वहीं दूसरा इन्होंने बताया कि वह विकास प्रक्रिया है, शिक्षा जो है वह यह विकास प्रक्रिया है जो विद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान कराई जाती है। वही वह संपूर्ण विकास जो व्यक्ति द्वारा निर्देश तथा अधिगम के माध्यम से अर्जित कराया जाता है। वहीं शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात किया जाए तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है वह अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। पहली बात तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जो शिक्षा है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जीवन पर्यंत से चलती रहती है। और दूसरे शब्दों में क्या हुआ है कि जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ वह सीखता है या फिर अनुभव करता है वह सब क्या है, शिक्षा के व्यापक अर्थ इसमें माना जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, कोई एज नहीं होती है। और उसे जो है सीखने का अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे जो है मेच्योर हो जाता है। ठीक है, वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में अपना सामंजस्य जो है वो स्थापित कर लेता है। जब आप एजुकेट हो जाएंगे तो समाज से क्या होंगे, आप सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। आप वहाँ पे समाज में एक तरीके से जो है किस तरीके से बात किया जाता है, किस तरीके से जो है शिक्षा का, जब मान लीजिए ओवरऑल यहाँ पे बताया गया है कि जब आपके अंदर शिक्षा का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपके जो है मैच्योरिटी लेवल वो बढ़ जाएगी। ठीक है, किस तरीके से भौतिक प्रक्रियाएं करनी है, किस तरीके से आपको बात करना है, सारी यहाँ पे ओवरऑल जो है आपकी सारी भौतिक क्रियाएं या फिर सारी सामाजिक क्रियाएं आपके अंतर्गत डेवलप हो जाएंगी। वहीं टी रेमांड ने कहा था कि शिक्षा जो है विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से
अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है और व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। अतः शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। इसी विकास के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है और जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता है और शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ यही है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों के विचारों को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर डमविल ने कहा था कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। ये आपको कथन यहाँ पे नोट डाउन कर लेता क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में, अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ में बात किया जाए तो वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है, वही शिक्षा है। अर्थात एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस विच एक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज पैसेज फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। प्रोफेसर डमविल। वही रेमांड ने क्या कहा था कि शिक्षा विकास की शिशुकाल से प्रौढ़ता तक वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने आप को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार ढालता है। एक बार फिर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता है कि शिक्षा विकास की शिशुकाल जब वो पैदा होता है, प्रौढ़ता यानी जब वो युवक होता है, जवान होता है, प्रौढ़ता तक वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने आप को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार ढालता है। इट मीन्स education is a process of development from infancy to maturity, the process by which he adopts himself gradually in various physical, social and spiritual environment, रेमंड ने कहा था। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में, बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और एक निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो अभिप्राय है वो बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में, बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और एक निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। बेसिकली समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए आपने किसी निश्चित एक कोर्स को चूज़ किया। अब क्या करेंगे, उस कोर्स की एक निश्चित टाइमिंग फिक्स होगी। अब उस निश्चित कोर्स की टाइमिंग जो फिक्स होगी वो किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको दिया जाएगा। किसी स्पेसिफिक जगह इन द सेंस आपको वो कॉलेज हो सकता है। अब वो कॉलेज की यहाँ पे बताया गया कि किसी निश्चित प्रोफेसर के द्वारा दिया जाएगा और आपको उतना ही ज्ञान दिया जाएगा जितना कि उस सिलेबस में वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो वही चीज़ें क्या हैं, शिक्षा। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ठीक है। अब उसकी शिक्षा का कुछ विशेष प्रभावों और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। उसको वह शिक्षा दी जाती है जिसे समाज के वयस्क उसके जीवन हेतु लाभप्रद समझते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि बालक इस शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त कर सकता है और उसको प्राप्त करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति शिक्षा देने का कार्य करता है जिसे शिक्षक कहते हैं, जिसे हम टीचर कहते हैं, प्राचार्य कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। उस पर बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है और बालक विद्यालय में कई विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अतः शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकें पढ़ना समझा जाता है। शिक्षा की परिभाषाओं की बात किया जाए तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालने के पश्चात अब शिक्षा की परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के विचारों के अनुसार यानी व्यूज़ ऑफ इंडियन एजुकेशनिस्ट, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी व स्वार्थहीन बनाती है। वही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है
न ही वह नागरिकता की शिक्षा का साधन है, न ही वह नागरिकता की शिक्षा का साधन है। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। यह सत्य की प्राप्ति तथा नेकी के अभ्यास के लिए मानवीय आत्मा की प्रशिक्षण है। वह दूसरा जन्म या अद्वितीय जन्म है। वहीं श्री अरविंद ने कहा था कि अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए, जो आपके अंदर ज्योति है उसकी उपलब्धि के लिए, अर्थात अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। वहीं डॉक्टर ज़कीर हुसैन ने कहा था शिक्षा जो है, इसको आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोट कर लीजिएगा कि शिक्षा संपूर्ण जीवन का कार्य है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। महात्मा गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा ही कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। वहीं टैगोर ने कहा था कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वहीं विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। और शंकराचार्य ने कहा था शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। तो वहीं कौटिल्य ने कहा था कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। उपनिषद में कहा गया है शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। शिक्षा की उपयुक्त परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट है कि भारतीय विचारों में आत्मा पर अधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षा तथा आत्मा दोनों में गहरा संबंध है। यह दोनों पूर्णतः एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि जो वेस्टर्न थिंकर है, यानी जो पाश्चात्य जो है शिक्षा शास्त्री हैं, तो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के विचारों की बात किया जाए, अर्थात व्यू ऑफ वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य विचारकों ने शिक्षा के विषय में अपने मत निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए हैं। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योजनाओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने व अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग्यता प्रदान करती है। एक बार फिर से देखिएगा, जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योजनाओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने व अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग्यता प्रदान करता है। वहीं फ्रॉबेल के कथन के अनुसार कहा गया कि बीज में जो विद्यमान है उसे खोलना ही शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को बाह्य रूप प्रदान करता है। वहीं प्लेटो, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कोट डाउन कर लेना है, इसको कोट कर लेना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति सदैव घृणा उत्पन्न करती है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही शिक्षा सच्ची शिक्षा है। अर्थात शिक्षा जो है वो हमें गलत और सही में फ़र्क करने में जो है वो अगर हमारे शिक्षा का ज्ञान है, अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम सही और गलत में जो है अंतर या फिर विभेद यहाँ पे कर पाएंगे सामान्य भाषा में। जेम्स ने कहा था कि शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है। शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। वहीं रस्किन ने कहा था शिक्षा का अर्थ मनुष्य को वह सिखाना नहीं है जो उसे नहीं आता है, इसका अर्थ उसे व्यवहार सिखाना है जो वह नहीं करता। ठीक है, रस्किन ने क्या कहा था कि शिक्षा का यह अर्थ नहीं है, शिक्षा का अर्थ मनुष्य को वह सिखाना नहीं है जो उसे नहीं आता है। शिक्षा का अर्थ कोई सिखाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यवहार सिखाना है जो वह नहीं करता है, उसको व्यवहार में ढालना। ठीक है, प्रैक्टिकल भाषा में यहाँ पे इन्होंने बात की है। बोसिंग ने क्या कहा था कि शिक्षा का कार्य मनुष्य का उसके वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। परिभाषा थोड़ी बहुत आवश्यक है, परंतु यह शिक्षा के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करते हैं। रैडन के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार शिक्षा वह प्रभाव है जो परिपक्व व्यक्ति सोच समझकर व्यवस्थित ढंग से अपरिपक्व पर डालता है। यह प्रभाव व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के
आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, अनुशासन तथा व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के इस क्रम में सामंजस्यपूर्ण विकास द्वारा डाला जाता है। इस भाव का अंतिम उद्देश्य है विद्यार्थी का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। शिक्षा की इन परिभाषाओं में निम्न विचारों का पता चलता है। शिक्षा सुनिश्चित एवं व्यवस्थित प्रभाव है एवं शिक्षा यह प्रभाव परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व पर डाला जाता है। जो इसकी कोड है आप यहाँ पे जो इतने सारांश अगर यहाँ पे बात किया जाए तो शिक्षा जो है वो सुनिश्चित एवं व्यवस्थित प्रभाव है और यह प्रभाव परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति पर यानी इमेच्योर मतलब जो अपरिपक्व है, ठीक है, मेच्योर मतलब परिपक्व पर जो डाला गया प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मेच्योर हैं, यानी आपके जो पास है जो शिक्षा का ज्ञान है और मैं क्या हूँ, इमेच्योर हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आप मेच्योर हैं, आपके पास शिक्षा है, आपने ज्ञान ग्रहण किया है, तो आप प्रभाव मुझ पर डालेंगे, ठीक है, आपसे मैं प्रभावित होऊंगा, तो यही क्या है, ये शिक्षा है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, तो ये क्या थे, शिक्षाविद थे, इनके पास अथाह सागर कह सकते हैं, शिक्षा का अथाह सागर था, इनके पास मेच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया कि समाज पर एक अच्छा प्रभाव डाला, किसके द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, ठीक है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब किताबी ज्ञान जो है पर्याप्त नहीं है, ठीक है, जो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे किताबी ज्ञान के पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। बुकिश नॉलेज इज बेटर देन प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन बुकिश नॉलेज, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का नाम ही शिक्षा है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस तरीके से आप विकास होता है उसका सर्वांगीण विकास ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और ईश्वर का मिलन है, ठीक है। वहीं शिक्षा की परिभाषाओं की विशेषताओं की बात किया जाए, शिक्षा की परिभाषाओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो शिक्षा की परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, त्रिमुखी मतलब तीन तरीके से, इसमें विद्यार्थी, विषय और शिक्षक, ये तीनों के बिना जो है ये शिक्षा व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने इस द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जो एडम्स है उन्होंने इसे द्विमुखी प्रक्रिया माना है, किंतु ड्यूवी के अनुसार यह त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके तीन ध्रुव कौन कौन से हैं, विषय, विद्यार्थी और शिक्षक, तभी शिक्षा जो है सफल हो पाती है। अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थात शिक्षा में शिक्षक जो है पाठ्यक्रम में विषय और तथा विद्यार्थी का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा संकुचित तथा व्यापक रूप में होती है। संकुचित रूप में यह कक्षा कक्ष में सीखी जाने वाली प्रक्रिया है तथा व्यापक रूप में यह बाहर की यात्रा, भ्रमण, क्रीड़ांगन तथा विद्यालय आदि स्थानों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अनुभव तथा अर्थात जीवन के साथ चलने वाली शिक्षा ही व्यापक शिक्षा है। यानी यहाँ पे एक शिक्षा को जो है संकुचित रूप समझाया गया और दूसरा जो है शिक्षा का व्यापक रूप समझाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा का संकुचित रूप जो हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, वहीं शिक्षा का व्यापक रूप जो है जैसे हम कहीं भी चलते फिरते या फिर हम रेल सवारी कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि हम यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं पर हम क्रीड़ा स्थल में हैं, तो वहाँ पर हमें कई बार हमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम ऐसी देख लेते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हाँ ये चीज़ें लाइफ में ऐसी करनी है, या फिर किसी से मोटिवेशन हो जाना, ठीक है, किसी प्लेयर को देखकर मोटिवेट हो जाना, यह भी क्या है, शिक्षा है। शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया देख लेते हैं, नी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना अति आवश्यक है, यानी शिक्षा प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है उसका होना अति आवश्यक है। बिना उसके शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता है। शिक्षा का एक ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है, ठीक है। शिक्षा का एक ध्रुव है और दूसरा ध्रुव है शिक्षार्थी। बिना शिक्षार्थी के शिक्षा की प्रक्रिया असंभव है। एडम्स के अनुसार शिक्षा में यही दो ध्रुव आवश्यक हैं, ठीक है, जबकि तीसरे ध्रुव के रूप में विषय को यहाँ पे चुना गया है, यानी आप कौन से विषय को पढ़ाएंगे। अतः शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानना उचित है। रास महोदय भी इस मत से सहमत है तथा उनका भी कथन है कि शिक्षा चुंबक की तरह द्विध्रुवीय होता है, किंतु प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी ने इस विचार से असहमत होकर कहते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। वे एक तीसरे तत्व को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तथा यह कहते हैं कि यह तीसरा तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि पहले दोनों तत्व हैं। अब देखिए शिक्षा के इन तत्वों को हम संक्षेप निम्न प्रकार से देख सकते हैं। शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। किस तरीके से, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस कैसे है।
एडम्स एवं रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडम्स एवं रॉस के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं और एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिष्य। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। एक बोलता है, दूसरा सुनता है। एक पढ़ता है, दूसरा पढ़ाता है। एक पथ प्रदर्शन कार्य करता है, दूसरा अनुगमन करता है। इनके कार्यों का एक दूसरे से संबंध होता है। सहयोग के बिना वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके व्यक्तिगत एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम होता है शिक्षा। शिक्षा प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक तथा शिष्य को एक दूसरे का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षा को शिष्य के स्तर पर और शिष्य को शिक्षक के स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। ऐसे किए बिना शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता है। इस प्रकार शिक्षा एक चेतन तथा विचारपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात कॉन्शियस एंड डेलिबरेट प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में कर्ता व कर्म अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की संबद्धता देखी जाती है। बेसिकली समझाने की कोशिश किया गया है कि शिक्षक और जो है शिष्य में एक सामंजस्य होना चाहिए। जो शिक्षक जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, वो शिष्य के जो है वो क्षेत्र से बाहर नहीं होनी चाहिए, नहीं शिष्य के क्षेत्र समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और शिष्य भी उसी तरीके से समझना चाहिए, शिष्य को भी उसी तरीके से अपने शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको भी समझने का आवश्यक होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक MBBS का टीचर है जो कि आप यहाँ पे B.Ed के स्टूडेंट के लिए पढ़ाने के लिए आप यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो MBBS का जो शिक्षक होगा उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, जो जिस तरीके से वो शिक्षा देगा, वो सामने वाला विद्यार्थी B.Ed का स्टूडेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उसके शिक्षा का विस्तार या फिर विकास कह सकते हैं उतनी उच्च लेवल पर या फिर उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठेगा शिक्षक और शिष्य में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं देखा गया है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे है। जॉन ड्यूवी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में शिक्षक व शिष्य के अतिरिक्त एक अन्य तत्व भी है। यह तत्व सामाजिक शक्तियाँ अर्थात सोशल फोर्स है। शिक्षा में यह तीनों तत्व एक साथ कार्य करते हैं। सामाजिक शक्तियाँ समाज या सामाजिक वातावरण के माध्यम से शिक्षक और शिष्य को विषय सामग्री देती है। इसी विषय सामग्री को हम पाठ्यक्रम या शिक्षाक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए सामाजिक तत्वों पर बल डालते हुए ड्यूवी ने कहा है कि बालक को उस समाज में और समाज के लिए रहना है जिसका वह सदस्य है, अतः उसका विकास समाज और समाज द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। अब ड्यूवी ने शिक्षा के सामाजिक तत्वों पर बल दिया है क्योंकि समाज द्वारा ही बच्चों में सामाजिक कुशलता और समाज स्वीकृति आचरण विकसित होता है। इसके फलस्वरूप ही वह सामाजिक प्राणी बनते हैं। उन्हें ऐसा बनाना ही सच्ची शिक्षा होती है। अतः सामाजिक तत्व शिक्षा का मुख्य अंग होता है और शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए मल्टीपोलर प्रोसेस। आधुनिक युग में शिक्षा की अवधारणा को बड़े ही व्यापक रूप में अनुभूत किया गया है। आज के युग में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सुविधानुसार मनुष्य की समस्त आयु के अनुकूल बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसलिए उसे समस्त शिक्षा के वास्तविक प्रयोजन व्यक्तिक अधिगम, स्व अध्यापक व स्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए आरंभ से और एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था तक अभिविन्यस्त किया जा रहा है। शिक्षा को शाला भवन की दीवारों तक सीमित नहीं किया जा रहा है। सभी प्रकार की विद्यमान संस्थाओं, चाहे वे अध्ययन हेतु अभिकल्पित हो या न हो, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप के सभी रूपों का शैक्षिक प्रयोजन के प्रयुक्त करने पर बल दिया जा रहा है। इस दृष्टि से आज शिक्षा स्वयं एक विश्व भी है और विशाल विश्व का एक प्रतिबिंब भी है। शिक्षा का उपयुक्त अवधारणा में शिक्षा के उपयुक्त अवधारणा ने विद्यालय तथा शिक्षा के एकाधिकार को समाप्त करने पर बल दिया है। इसने विद्यालय के अतिरिक्त अन्य अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल तथा निरौपचारिक अर्थात नॉन इनफॉर्मल साधनों के शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो
अब आजकल के शिक्षा, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कि औपचारिक, अनौपचारिक या फिर निरौपचारिक शिक्षा किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन इनफॉर्मल किस तरीके से शिक्षा होती है। तो देखिए औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि आपका एक शिक्षक होगा, आपका एक विद्यालय होगा, आपका एक निश्चित समय होगा, आपका एक निश्चित सब्जेक्ट होगा, आपका एक निश्चित जो है परीक्षा आपसे ली जाएगी। तो ये क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। वही इनफॉर्मल में क्या होता है कि इसमें जो है टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। आप कभी कभी जो है पढ़ाई कर सकते हैं, इसका पेपर होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती है। नॉन फॉर्मल क्या होता है, निरौपचारिक में, जिसमें कुछ भी डिसाइड नहीं होता, आप जीवन प्रयत्न होते हैं, ठीक है। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, यहाँ पे निरौपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो शिक्षा आती है। इस तरीके से हम तमाम प्रकार की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पहला अध्याय था, जो कि पहला अध्याय आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है सो डोंट वरी, अगला जो वीडियो आ गया हमारा उसमें हम तमाम प्रकार की चीज़ें आगे को पढ़ेंगे। और जब जैसे ये सिलेबस खत्म होता है, इसका जो है नोट्स, जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो अब ये देखिए पढ़ने का तरीका जो होता है, आप जब ब्रॉडली इसको तरीके से पढ़ेंगे तो जो आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि पहले आप किताब पढ़िए, किताबों से समझने का प्रयास कीजिए। जब किताबें आपको समझ में आ जाती हैं तब आपको वहाँ पे नोट्स का सहारा लेना है। और जब नोट्स भी आपको समझ में आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे द्वारा यहाँ पे चुनिंदा किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे हम जब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से आप और हम यहाँ पे मिलकर पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।